हेलो एवरीवन, चलो करते स्टार्ट। आज पढ़ेंगे तुम्हारे हमारे सबके फेवरेट असर्शंस। क्या होता है असर्शंस? अपन जब से ऑडिट पढ़ रहे हैं असर्शन के अपन ने कई एग्जाम्पल लिए। असर्शन होता है कि जब भी मैनेजमेंट, अब प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने मान लो कोई एसेट दिखाया, ठीक है, मैनेजमेंट ने प्लान एंड मशीनरी दिखाई 10 लाख की, तो मैनेजमेंट बैलेंस शीट के अंदर प्लान एंड मशीनरी 10 लाख की दिखाकर हमें क्या क्या कहना चाह रही है, क्या क्या बता रही है बात, कि जो 10 लाख की हमने प्लान एंड मशीनरी दिखाई है, ठीक है, वो हमारे पास है भी सही है, इसलिए दिखाई है हमने। वो 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही थी, 31 मार्च को होना चाहिए। अभी जब अपन ऑडिट कर रहे हैं तब से मतलब नहीं है अपन को, वो 31 मार्च को होनी चाहिए वो, ठीक है। तो 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही थी, हम उसके मालिक थे, ठीक है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, साथ में जो वैल्यू हमने दिखाई है वो प्रॉपर है, और हमारे पास 10 मशीन थी, हमने 10 के 10 की दिखाई है, कोई छोड़ी नहीं है, ठीक है। कंप्लीटनेस, 10 के 10 की वैल्यू दिखाई है हमने। तो ऐसे कई बात वो हमें बताते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के यही रिप्रेजेंटेशन को, इन्हीं फैक्ट्स को हम असर्शन बोलते हैं। छोटी कक्षा में असर्शन के क्वेश्चन आते थे, असर्शन और रीजन नाम से, ठीक है। एक असर्शन लिखा होता था, उसका रीजन लिखा होता था। बॉसों को तो पता ही नहीं होता असर्शन रीजन होता क्या है। असर्शन का मतलब होता है तुम्हें एक फैक्ट बताया जाता है और उस फैक्ट का रीजन बताया जाता है। तो फिर ऑप्शन बताया क्या होते थे? असर्शन रीजन दोनों सही है, सिर्फ असर्शन सही है, रीजन गलत, उसका गलत एक्सप्लेनेशन है ना, ऐसे ऑप्शन आते थे। खैर बाहर में जाए सब, असर्शन होता है फैक्ट्स, रिप्रेजेंटेशन, जो मैनेजमेंट सामने वाले ऑडिटर को देती है, ठीक है। अब इन असर्शन का यूज करके, इन असर्शन का यूज करता है ऑडिटर अलग अलग तरह की मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करने के लिए, ठीक है। ये असर्शन मैनेजमेंट देती है, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, और इनका यूज कौन करता है? ऑडिटर, अलग अलग तरह की मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करने की, अलग अलग टाइप्स की मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करने की, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट और यूज बाय ऑडिटर, देता मैनेजमेंट है और यूज ऑडिटर करता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है और यूज कौन करता है? ऑडिटर। तो ये दो वर्ड याद रखना, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट और यूज बाय, ठीक है। इतना याद रखना है अपन। अब लाइन क्या जुड़ेगी इसके अंदर? वो जुड़े तो जुड़े, ना जुड़े तो अभी ना जुड़े, कोई बात नहीं, कल जोड़ लेंगे, तुम्हारे दिमाग में कह रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर में तो अभी जोड़ेंगे अपन। तो ये लाइन तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक, कल तक के लिए। अब आगे की लाइन याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मल्टीपल रिवीजन से इसको दिमाग में फिट कर लेंगे। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन, हमारा उसके तरफ हमारा यूज़, उनका रिप्रेजेंटेशन, हमारा यूज़ करना, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन कौन सा होता है? एक होता है एक्सप्लिसिट, बोल करके रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और अदरवाइज मतलब इम्प्लिसिट, ठीक है, बोला नहीं। अपन इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज के बारे में, इम्प्लिसिट के बारे में पढ़ेंगे बना के। दो होते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। डेट आर एम्बॉडीड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं, एम्बॉडीड होते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होते हैं उसके अंदर। चलो, यूज बाय ऑडिटर, एज यूज बाय ऑडिटर टू कंसीडर। क्यों ऑडिटर यूज करता है? अलग अलग तरह की स्टेटमेंट को कंसीडर करने के लिए। क्यों यूज करता है? किस में यूज करता है? टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ डेट में अकर, जो हो सकती है, ठीक है। इन असर्शन को चेक करके हम देखते हैं कहीं कौन कौन सी तरह की मिसस्टेटमेंट हो सकती है। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड अलग मिसस्टेटमेंट हो सकती है ना, माल ही गायब इन लोगों ने दिखा रखा है, ठीक। वैल्यूएशन से रिलेटेड अलग मिसस्टेटमेंट हो सकती है, हो सकता है एएस के हिसाब से वैल्यू नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंड एस के हिसाब से वैल्यू नहीं किया, पढ़ते हो ना इंड एस के अंदर वैल्यूएशन, तो उसके हिसाब से वैल्यू ना किया हो, ठीक है। उसके बाद राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड नई मिसस्टेटमेंट हो, पता पड़ा लीज पे लिया है और इन्होंने दिखा दिया, अरे लीज वाली एसेट को अपन दिखा सकते हैं क्या बैलेंस शीट में? अरे बेटा तुम मेरे से वो AS 19 है ना, तुम ये शुरू हो जाते हो एस को लेकर, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज को बोलते हैं फाइनेंशियल लीज है, ठीक है, असल में होता है एक तरीके से इंस्टॉलमेंट वाला परचेज है वो, है ना। इंस्टॉलमेंट वाले परचेज का दूसरा नाम है फाइनेंशियल लीज, नोटिंग करने का, हायर परचेज, ठीक है। दो सिस्टम चलते हैं, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है।
ये हायर परचेस टाइप होता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, पहले मालिक बन जाते हो तुम। जैसे मोबाइल खरीदा तुमने फ्लिपकार्ट वगैरह से, तुम मालिक बन जाओगे। कार खरीदो, बाइक खरीदो, मालिक नहीं बनोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट बनोगे। ठीक है, चलो खैर अपन अभी ये डिस्कस करने नहीं बैठे, बाकी तुम समझदार हो, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लीज पे भाड़े पे ली हुई एसेट को जिसको वापस करना है, वन को वापस करना है, बस ऑपरेटिंग लीज हो गया। उसे दिखाएंगे क्या एसेट को यहाँ पर? क्या तुम कितने समझदार हो चुके हो। चलो, तो ये क्या कह रहा है, अलग अलग तरह की मिसस्टेटमेंट होती है भाई, वो असर्शन से ही तो कर पाएंगे अपन, है ना। तुम जब तक कंसीडर नहीं करोगे असर्शन को, अलग अलग असर्शन को कंसीडर नहीं करोगे, तब तक तुम कैसे कर पाओगे? तो अलग अलग असर्शन को कंसीडर करना पड़ता है मिसस्टेटमेंट के लिए। ठीक है, बड़े आगे यहाँ से। असर्शंस रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट यूज बाय एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। ठीक है, एम्बर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, यूज बाय ऑडिटर के अंदर टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल दैट मे अकर। ठीक है, दो वर्ड याद रखना है बस, और दिमाग इतना खतरनाक आइटम है अपनी ये, इसको बोलना है दो वर्ड याद रखना है, जानबूझ के आगे का भी याद रखेगा। जिसको तुम भूलना चाहोगे ना, कभी नहीं भूलने देगा, इसलिए भूलना चाहो ही मत। ठीक है, कभी भूलने के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए दिमाग, ये और याद कर लेता है। मैं बच्चों को याद कराता हूँ, वो छोटी कक्षा में, मतलब फाउंडेशन के अंदर, वो याद करवाता हूँ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो चार्ट, क्योंकि वो याद करना होता है 34.135%। ठीक है, फिर वो 13.59%, हाँ वो करना होता है याद, उसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए वो चार्ट याद करना होता है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत से तो चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके अंदर मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूँ, वो याद कराते कराते ऐसे बोलता हूँ कि 13.6 याद कर लो, 59 होता है ना, 6 याद कर लो। तो बच्चे को याद करता हूँ 6, मगर उसके दिमाग में 59 ही याद रहता है। लास्ट का पॉइंट जो हमारा आता है आखिरी वाला, वो आता है 0.135। बच्चा इतना खतरनाक होता है, उसको 13 बोलता हूँ, 5 भी याद अपने आप रहता है। मैं मना करता हूँ, मैं बोलता हूँ 13 याद करना है, 5 नहीं करना। तो ये दिमाग अजीब ही चीज़ है। खैर चलो, अभी तो दो चीज़ याद रखना है ना, आगे बढ़ते हैं। ये आ गए तुम्हारे असर्शंस, ये लिस्ट आ गई, इसको समझेंगे अपन क्या क्या असर्शन होते हैं। ये असर्शन होते हैं जिसे ऑडिटर कंसीडर करता है, इसको एक एक असर्शन को जो देखता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के असर्शन है। याद करने का तरीका एक ही है बस, वो है कवर। 6 असर्शन होते हैं, 6 हो गए ना, 6 पारी तो है। अभी 6 करते हैं इसको, आ जाओ अभी 6 करता हूँ इसको, 5 को। चलो मेरी बात सुनो, असर्शन यही होते हैं बस, कवर। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में, देख ले कौन कौन से। सबसे पहला सी, कंप्लीटनेस, उधर भी है, ये लो। उसके बाद ओ, सी मतलब कंप्लीटनेस। ठीक है, और ओ मतलब नहीं, कट ऑफ, कट ऑफ और कट ऑफ हो गए, कट ऑफ हो गए। ओ मतलब कट ऑफ। ठीक, वी मतलब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। अमाउंट एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ तुम वही पढ़ो, ये क्या पढ़ाना है भी वो मत देखो, क्योंकि ये भी वही पढ़ाएगा आगे चल के जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो मुझ पे भरोसा करो तुम। चलो, ये हो गया कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। कट ऑफ, ये रहा कट ऑफ, ये रहा कट ऑफ। वी मतलब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। ठीक है, अब एक बात कमाल की है, सुन लो। तुम लोग असर्शन के जो नाम है उसको दूसरे नाम से बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, जरूरी नहीं तुम वैल्यूएशन को वैल्यूएशन ही बोलो। तुम चाहो तो एक्यूरेसी बोल सकते हो, तुम चाहो तो और क्या बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हो, मेजरमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सुना, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, मेजरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन को इस नाम से बुलाया, ऐसा कोई पहले ही बता दिया, कोई रूल बेस नहीं पढ़ रहे, प्रिंसिपल बेस पढ़ रहे। ठीक है, लेकिन चक्कर क्या होता है, प्रिंसिपल बेस को फॉर्मेट में रखा गया है, फॉर्मेट
एक फॉर्मेट से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, समझ गए ना। तुम्हें लग रहा होगा रूल बेस्ड है कि भाई ऐसे है तो ऐसे ही क्यों नहीं है, कट ऑफ तो है ही नहीं, इन्होंने क्यों लिख दिया कट ऑफ। ठीक है, सबका जवाब दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। कट ऑफ लिखा है तो कट ऑफ का भी जवाब मिलेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये है कट ऑफ, यहाँ पर कट ऑफ आ गया। ठीक है, ओ मतलब कट ऑफ लेंगे अपन, ओ मतलब ऑफ। ठीक है, तो कवर का ओ रहेगा ऑफ। चलो, वी मतलब वैल्यूएशन हो गया, ई मतलब एग्जिस्टेंस। अब याद रखना, अपन ने जो ये न्यूमेरिक बनाया, ये बनाया था अपन ने अकाउंट बैलेंस के लिए, इसको सूट करे। ठीक है, तो ई का मतलब होता है, सॉरी हाँ, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस। याद रखना, एसेट एग्जिस्ट करते हैं और ट्रांसैक्शन अकर होता है। एसेट एग्जिस्ट, ट्रांसैक्शन एग्जिस्ट करेंगे क्या, वो तो अकर होंगे ना, अकर होना ही एग्जिस्टेंस है उसका। ट्रांसैक्शन का अकर होना ही एग्जिस्टेंस है कि भाई हुआ है, एग्जिस्ट किया उसने ट्रांसैक्शन में। तो इसीलिए इन लोगों ने, चलो इन लोगों ने राइट एंड ऑब्लिगेशन के साथ जोड़ा है, अकरेंस ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर मतलब राइट एंड, हमारा अधिकार है उसके ऊपर। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही इन्होंने अलग लिखा है, वो है क्लासिफिकेशन, जिसको इन्होंने यहाँ पर जोड़ा है एक नया बनाकर। तो एक नया है ये क्लासिफिकेशन। ठीक, अभी हो गए, देखो ये एक नया है बस यहाँ पर, सी से क्लासिफिकेशन। ये एक एक्स्ट्रा याद रखना है, एक ही रहा बस एक्स्ट्रा, एक ही छूटा बस, क्लासिफिकेशन छूटा है, बाकी सारे कवर हो गए। कवर के अंदर सारे कवर हो गए। सी का मतलब कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस दोनों तरफ कंप्लीटनेस। ठीक है, ओ का मतलब कट ऑफ, कट ऑफ दोनों तरफ कट ऑफ। वी का मतलब वैल्यूएशन, और यहाँ एक्यूरेसी नाम डाल दिया उसका, क्योंकि वैल्यूएशन भी बोल सकते हो, एक्यूरेसी बोल सकते हो, मेजरमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ई का मतलब, अब देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, तुम तो अभी पढ़ रहे हो ना, अभी इसको, तो कोई चीज़ नहीं होती ना, उसके साथ इतने फेमिलियर नहीं हुए होते। ठीक है, ये एजर्शन इतनी बार आएंगे ना, इतनी बार, कि तुम्हें कवर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कवर तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा एक सीक्वेंस के लिए, मतलब ऐसे याद रहे तुम्हें कि सारी चीज़ हम कवर कर रहे हैं ना, मतलब कोई चीज़ रह तो नहीं गई, उसके लिए सिर्फ कवर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे तुम भूलोगे नहीं कभी कि यार सी का मतलब क्या बताया था, ओ क्या था मैं तो भूल गया, वी मतलब तो याद ही नहीं है, सब याद रहेगा अपने आप ही, क्योंकि असर्शन ही पढ़ते हैं अपन बार बार। और चैप्टर नंबर 5 ही पूरा असर्शन का है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसमें तो हर एक आइटम का क्या चेक करेंगे अपन, असर्शन तो चेक करेंगे, तो पूरा है ही किसका, असर्शन का, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चलो इतना हुआ। सी ओ वी, ओ मतलब कट ऑफ, कट ऑफ, वी मतलब वैल्यूएशन, यहाँ पर एनालाइज, एक्यूरेसी। ई का मतलब एग्जिस्टेंस, यहाँ पर अकरेंस। आर का मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो एक तरफ अकाउंट बैलेंस के अंदर राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, आर का मतलब यहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं ना, राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो यहाँ एक नया डाल दिया है क्लासिफिकेशन। यहाँ राइट एंड ऑब्लिगेशन है, यहाँ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गए अपने सारे कवर। ठीक, अब वो बता रहा हूँ, सब बताऊंगा सब, ये मीनिंग आएंगे ना, अभी नीचे इसके मीनिंग आएंगे, तुम्हें सब बताया, तुम्हें थोड़ी पता है अकरेंस का मतलब क्या होता है और ये कंप्लीटनेस मतलब क्या होता है। देखो क्या लिखा है लास्ट, प्रेजेंट एंड डिस्क्लोजर, वापिस आ गया, अकरेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, और ये एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। अब बेटा एक चीज़ ध्यान समझना, असल में क्या होता है इन लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर, मैं तुम्हें क्या कहा, अपन पढ़ तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, मगर ये लोग अपन को एक फॉर्मेट में पढ़ा रहे, फॉर्मेट। ठीक है, असल में क्या होता है, ये लोग अपन को ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि कल कुछ और पढ़ा रहे थे, आज कुछ और पढ़ाए। अगर ऐसा पढ़ाना शुरू करते तो अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ऐसा इन्होंने सिर्फ यहाँ किया है, बस एक ही जगह। मतलब अभी तुमने यहाँ पर ये देखे असर्शन, वो प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, पीएनडी को अलग कर रखा है। बेटा पीएनडी भी इसका ही पार्ट होता है। पीएनडी क्लासेस ऑफ ट्रांसैक्शन एंड इवेंट, यानी पीएनएल आइटम, यह है पीएनएल आइटम, पीएनएल आइटम्स के असर्शन, और यहाँ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का असर्शन, ये पीएनएल के, वो बैलेंस शीट। ठीक है, अकाउंट बैलेंस तुम्हें पता है, ये बैलेंस शीट होती है। अपन यही वर्ड यूज़ करते हैं, ABCD। ठीक है, AB अकाउंट बैलेंसेस, C क्लासेस ऑफ ट्रांसैक्शन, और D, ठीक है, ABCD। चलो, तो प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, आगे बढ़ते हैं, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स, हटा दो इसको। अब
चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट, हमेशा जब भी बैलेंस शीट वर्ड आएगा तब 3 नाम आएंगे, हमेशा 3 नाम। बैलेंस शीट के साथ हमेशा 3 नाम जुड़े हुए रहते हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। सही है ना, यही नाम है ना, इक्विटी फिर लायबिलिटी फिर इस तरफ एसेट। तो एसेट, लायबिलिटीज और एन इक्विटी, एसेट और दूसरा लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, मतलब एसेट और दूसरा नाम आएगा लायबिलिटीज एंड इक्विटी, यानी कि तुम पढ़ते हो वहाँ पर इक्विटीज एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, और जब भी ये आएगा मतलब ये P&L आएगा तो P&L के साथ हमेशा एक नाम आएगा ट्रांसैक्शन एंड, इसके साथ हमेशा हमेशा ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स, ये रहेगा हर जगह। हर जगह कुछ भी पढ़ोगे ना, देखो अकरेंस पढ़ा ट्रांसैक्शन इवेंट, कंप्लीटनेस पढ़ा ट्रांसैक्शन इवेंट। ठीक है, जब भी कुछ पढ़ोगे एक्यूरेसी पढ़ी ट्रांसैक्शन इवेंट, ट्रांसैक्शन इवेंट, ट्रांसैक्शन इवेंट, बस खींचते चले जाओ सब पूरा ट्रांसैक्शन इवेंट करके। ये लिख दो, उसके बाद जो भी लिखना है आगे लिख देना। ठीक है, चलो दोबारा आते हैं यहाँ पर। ये देखो बना रखे बैलेंस शीट के, ये रहा बैलेंस शीट। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, देखो बैलेंस शीट के अंदर है कट ऑफ, है ना, यही पढ़ाना है तुम्हें ICI, मैं तो नहीं पढ़ाना ना। मैं तुम बोलोगे खुद से जोड़ दिया बनाने के लिए, इनको लगा इजी बनाना है तो इन्होंने जोड़ दिया अपने मन से। ये खुद पढ़ा रहा है तुम ICI चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे तुम लोग कट ऑफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है असर्शन का, मेन असर्शन का मेन चैप्टर ही ये है। सारे असर्शन यहाँ पढ़े जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तो तुम्हें वो बिना एग्जाम्पल के समझा रहा है। ये क्या देते, क्यों देते ओवरव्यू स्टार्टिंग में, ये क्यों देते ऐसा? हाँ, अच्छा इसमें क्यों दे देते वो? अरे असल में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ हमें पहले जानना ज़रूरी होता है। एक टाइम में हम जान लेना तो उसके बारे में बार बार जब वर्ड आते हैं समझते। अभी असर्शन के बारे में तो अपन ने इनफॉर्मल तरीके से पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे असर्शन वर्ड आया मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत वही समझा दिया था कि भाई असर्शन में अपन ये बताते हैं कि भाई वो एसेट के बारे में ये बताएगा इतनी चीज़, तब बच्चों को पता पड़ता अच्छा ये है, मतलब हाँ सही कह रहे यार। भाई बिल्डिंग बताएगा तो सिर्फ बिल्डिंग के बारे में थोड़ी देखना 10 लाख उसने दिखा रखा है, हाँ सही है, चलो कैसे सही है, वो किस रेस्पेक्ट में सही है, बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है क्या, अपन मालिक है क्या, ये है क्या, वो क्या, यूज़ कर रहे हैं क्या बिजनेस के लिए, उसको सब होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये एक टाइम पे पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पढ़ा दिया। मेन पार्ट तो इसका कवर यही होगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और चैप्टर नंबर 5 में दोबारा समझाएगा इन चीज़ों को। देखो यहाँ समझा रहा है ना, यहाँ और डिटेल में समझाएगा। अभी बताऊँगा यही चीज़, सेम चीज़ यही बताऊँगा दोबारा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ आ गया, कट ऑफ के बाद क्या है, वैल्यूएशन, ये रहा वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। उसके बाद राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन। देखो P&D आ गया, P&D इसका पार्ट है, इसका पार्ट इन्होंने यहाँ पर अलग से करके दिखा रखा है। ठीक है, P&D इसका ही पार्ट होता है, P&L का और बैलेंस शीट का। P&L में भी आएगा P&D, बैलेंस शीट में भी आएगा P&D। अब ये पहले बैलेंस शीट आती है, उसके हिसाब से शेड्यूल 3 पार्ट 1 अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, क्या आया, मेजरमेंट, एक्यूरेसी नहीं आई ना वहाँ पर, वही एक्यूरेसी है जो मेजरमेंट है। ठीक है, वही वैल्यूएशन है जो मेजरमेंट है। अरे मेजरमेंट वैल्यूएशन क्या है, एक ही तो है ना। और लास्ट P&D, क्लासिफिकेशन उड़ा दिया है ना, P&D आ गया। ये क्या होता है बेटा, असर्शन को, कुछ असर्शन तुम लोग उड़ा सकते हो, कुछ रख सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा चेक कर सकते हो जो एक्स्ट्रा करना हो तुम्हें, कुछ और लगे तुम्हें, तो ये सब तुम्हें उसने बता रखे कि इनका ध्यान रखा करो। ठीक है, तुम कुछ और नाम से बुला सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है। ठीक है, कि यही चीज़ है, यही चेक करना है, इसका एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर एक एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है कि काम इनके हिसाब से होगा, काम असर्शन के हिसाब से ही होगा। अब ये असर्शन के बारे में ये हमें एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। यहाँ से ये आ गई टेबल, ये कर रहे हैं हमें एक्सप्लेन अकरेंस वगैरह के बारे में। ठीक, सबसे पहले आता है अकरेंस। क्या लिया इन लोगों ने, हाँ P&L लिया। चलो ये बढ़ते हैं अपन अकरेंस के बारे में। आओ कार्यक्रम शुरू करें।
सबसे पहला आता है अकरेंस, ट्रांसिशन इन इवेंट डेट हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द, जितने भी रिकॉर्ड किए वो सबके सब क्या हुए, अकर हुए होने चाहिए। ठीक है, ये बोलता है कंप्लीटनेस, जितने भी अकर हुए वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए। इधर घुमा रहे हैं इधर से उधर। हाँ, जितने भी रिकॉर्ड किए, राम ईट एप्पल, एप्पल इज रिटन बाय राम। अरे ऐसा तो नहीं घुमा रहा हूं मैं। हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस ही चल रहा है। रिकॉर्ड और अकर, जितने भी रिकॉर्ड हुए वो सब अकर होने चाहिए। कोई भी फेक रिकॉर्ड ना होना चाहिए। एक भी एंट्री ऐसी है जिसका वाउचर ही नहीं है, इनवॉइस ही नहीं है। एंट्री तो है, इनवॉइस नहीं है, तो फेक हुआ है नहीं हुआ? कोई फेक एंट्री तो नहीं कर रखी। तो जितने भी रिकॉर्ड हुए वो सबके सब क्या होने चाहिए, अकर होने चाहिए। और जितने भी अकर हुए वो सब अगर रिकॉर्ड होंगे तो कंप्लीट कहलाएगा। जितने भी अकर हुए अगर वो सबके सब रिकॉर्ड हो, जितने भी हुए वो सबके सब रिकॉर्ड हो तो कंप्लीटनेस कहलाएगा। फर्क है नहीं दोनों में। अरे रिकॉर्ड ज्यादा हो जाए, अकर हुए ही नहीं है वो, या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, वो अकर हुए ही नहीं है, तो किसकी बात कहलाएगा? वो कहलाएगा फेक ट्रांजैक्शन। ये फेक एंट्रीज बताता है, फेक एंट्रीज बताता है। कोई फेक एंट्री तो नहीं कर रही अकाउंटिंग एंट्री। समझ में आई बात? चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये जितना सिंपल तुम्हें दिख रहा है इतना सिंपल नहीं होता ये। देखो अपन ने एक चीज ये देखी, इसके अंदर एक और चीज देखते हैं अपन, ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड। ओवर स्टेटमेंट कौन बताता है, अंडर स्टेटमेंट कौन बताता है? बताओ चलो। ओवर स्टेटमेंट कौन बताता है इन दोनों में से, अकरेंस या कंप्लीटनेस? ओवर स्टेटमेंट अकरेंस बताएगा ना, ओवर स्टेटमेंट। अरे रिकॉर्ड कर रखे, अकर ही नहीं हुए, ठीक है, तो ओवर स्टेट हो रखा है। हाँ, और अकर हुए मगर रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किया तो अंडर स्टेटेड है वो, है ना। तो दोनों अलग अलग काम के लिए होते हैं बेटा, एक ही चीज नहीं होती। इसीलिए हम लोग डॉक्यूमेंट से एंट्री चेक करते हैं, ठीक है, हम लोग डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड से एंट्री चेक करते हैं, इनवॉइस से एंट्री चेक करते हैं और एंट्री से इनवॉइस चेक करते हैं। दोनों में फर्क है। इनवॉइस से एंट्री चेक करना, एंट्री से, चलो इनवॉइस से एंट्री चेक करना क्या है, अकरेंस या कंप्लीटनेस? इनवॉइस से एंट्री चेक करना, अकरेंस के साथ कौन कौन है? बाकी सब कंप्लीटनेस के साथ। इनवॉइस से एंट्री चेक करना, कंप्लीटनेस। इनवॉइस का मतलब होता है अकरेंस। अरे इनवॉइस से तो अकर हुआ है ना, उससे एंट्री चेक करना, एंट्री का मतलब रिकॉर्ड, ठीक है, कंप्लीटनेस। हर इनवॉइस की एंट्री मिली, हर इनवॉइस की एंट्री मिली, इसका मतलब रिकॉर्ड कंप्लीट है ना, रिकॉर्ड कंप्लीट है। अब एंट्री से इनवॉइस चेक करना, कोई सी भी एंट्री देख रहे हो, कोई सी भी एंट्री रैंडमली कोई सी भी एंट्री देख रहे हो, उसका बिल देख रहे हो, कोई सी भी एंट्री देख रहे हो, उसका बिल देख रहे हो, तो अगर तुम्हें हर एंट्री का बिल मिल रहा है, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं मिली इसका बिल नहीं मिला, हर एंट्री का बिल मिला, इनवॉइस मिला, इसका मतलब कोई भी एंट्री फेक नहीं है, अकरेंस की बात कर। ठीक है, समझना और पहचानना बहुत खतरनाक चीज़ है। क्वेश्चन बनते हैं बहुत खतरनाक, कुछ तरीके क्वेश्चन बनते हैं, पता होना चाहिए अकरेंस क्या होता है और कंप्लीटनेस क्या होता है। समझ गया अकरेंस कंप्लीटनेस? लाइन बदल लेते अब। ट्रांसलेशन इवेंट तो हर जगह छाप ही देंगे, पूरा ऊपर से नीचे ट्रांसलेशन इवेंट तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा। तो ट्रांसलेशन इवेंट जिसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेशन इवेंट, सॉरी ये तो चाहिए तो यहाँ आएगा, ट्रांसलेशन इवेंट जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, डेट हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द, पर्टेन टू द एंटिटी। एंटिटी के होने चाहिए, मालिक कौन होना चाहिए उसका, मतलब किसके होने चाहिए ट्रांसलेशन, एंटिटी के, एंटिटी के नाम पे होने चाहिए, नाम पे, ठीक है। ऊपर जाते, हटाओ इसको, हटा दूं, पर्टेन मतलब रिलेटेड टू, बिलोंग टू एंटिटी, रिलेटेड टू एंटिटी, ठीक है, पर्टेन टू एंटिटी, एंटिटी के होने चाहिए वो, ठीक है। एंटिटी मालिक होना चाहिए उसका, मालिक, अकरेंस, अकरेंस मालिक होना चाहिए, राइट एंड ऑब्लिगेशन, अकरेंस एंड
समझ में आई बात है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्ड हुए, ट्रांजैक्शन इवेंट डेट हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, हैव अकर्ड, वो होने भी चाहिए, एंड पर्टेन टू, हाँ एंटिटी मालिक भी होना चाहिए, इसलिए अकरेंस आता है राइट एंड ऑब्लिगेशन के साथ, ठीक। कंप्लीटनेस, जितने भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ऑल ट्रांजैक्शन इवेंट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जिसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट जिसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, हैव बीन रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो करना चाहिए था आता है कंप्लीटनेस में, ठीक है। और वो बोलता है, अकरेंस बोलता है कि जो भी रिकॉर्ड हुए वो अकर हुए, पास्ट चलेगा पास्ट, जो भी रिकॉर्ड हुए डेट हैव बीन रिकॉर्डेड वो अकर हुए, हैव अकर्ड, सब पास्ट चलेगा पूरा, ठीक है। जिसे भी रिकॉर्ड होना चाहिए था, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, हैव रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हुए, ठीक है। शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन रिकॉर्डेड, है ना, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जिसे भी रिकॉर्ड होना चाहिए था, हैव बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हुए थे, सब पास चलेगा पूरा, ठीक है। चलो एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी अमाउंट की बात करता है हमेशा, मेजरमेंट की बात करता है, वैल्यूएशन की बात करता है, अमाउंट एंड अदर रिलेटिंग डेटा टू बी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इवेंट हैव बीन रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएट, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूँ, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट हैव बीन रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएट, बराबर रिकॉर्ड किया, एज पर AFRF रिकॉर्ड किया, ठीक है, जैसे रिकॉर्ड करना चाहिए वैसे रिकॉर्ड किया, ठीक। कट ऑफ, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंटिंग, और जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट रिकॉर्ड किए कब रिकॉर्ड किए, इन अ करंट अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी ट्रांजैक्शन 31 मार्च का ऐसा नहीं है जो अप्रैल का था और हमने मार्च में रिकॉर्ड कर दिया, या कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा ओमिशन नहीं है कि जो मार्च का था, ठीक है, हमने मार्च में ना रिकॉर्ड करके अगले साल में कर दिया उसको, मतलब मार्च में नहीं किया, तो ऐसा कोई ओमिशन भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन इवेंट भी नहीं है जो था कब का, अप्रैल का, वो कब रहे, क्योंकि मार्च बहुत खतरनाक महीना होता है, मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, बहुत खतरनाक महीना, ठीक है। और ऑडिटर बहुत इंटेंसिव चेकिंग करता है यहाँ पर, बहुत डीप चेक करता है यहाँ पर, ठीक है, एक्सटेंसिवली चेक करता है, मार्च के महीने को बहुत एक्सटेंसिवली चेक करता है वो, ठीक है। तो याद रखना इस महीने में बहुत कट ऑफ का बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत। अब तुम समझो बात को, कट ऑफ के अंदर अगर अपन सेल को इधर उधर कर दे, मार्च के अप्रैल में पहुंचा दे, भाई मार्च को ऑर्डर आ गया, एडवांस आ गया, एडवांस आते ही अपन सेल बुक कर ले मार्च में, माल ट्रांसफर किया अप्रैल में, जाना चाहिए था अप्रैल के अंदर, सेल बुक मार्च में हो गई, तो डेटर भी कब क्रिएट हो जाएगा। क्या कट ऑफ बैलेंस शीट के आइटम को इफेक्ट करता है क्या, हाँ करता है, कट ऑफ बैलेंस शीट के आइटम को इफेक्ट। ये रहा बैलेंस शीट, यहाँ मैंने खुद ने जोड़ा था कट ऑफ, ठीक है, ये रहा कट ऑफ, ऊपर दिखाई दिया तुम्हें, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कट ऑफ आएगा ही आएगा। अभी अपन को यहाँ एग्जाम्पल से पढ़ाता है, इसमें इस चैप्टर नंबर के अंदर, इसमें चैप्टर में एग्जाम्पल से पढ़ाता है। जैसे सबसे पहले अकरेंस की बात करें, अकरेंस की बात, रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट गुड्स विच वर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर। जो भी सेल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसको वैलिड कस्टमर ने ऑर्डर किया था, कस्टमर वैलिड होना चाहिए ना, ठीक है, फेक कस्टमर ना हो, खुद ने बना दिया हो, आर्टिफिशियल। और उसके बाद बोलता है एंड वर डिस्पैच एंड इनवॉइस इन द पीरियड, उस पीरियड में इनवॉइस भी दिया हो और माल डिस्पैच हो गया हो, इनवॉइस जनरेट हो गया हो, माल डिस्पैच हो गया, ठीक है। पता पड़ा एडवांस मिला है और डिस्पैच अगले साल हो रहा है और तुमने रिकॉर्ड कर दिया, चक्कर बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना, ठीक है। याद रखना कट ऑफ का अकरेंस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। कट ऑफ खराब होगा ना तो अकरेंस को भी खराब कर देगा, सही कह रहा हूँ, होता है रिश्ता, कट ऑफ और अकरेंस का रिश्ता होता है, हाँ सही है। देखो ना बात वही तो कर रहा है, ये लाइन लिख कर क्या बताना चाह रहा है, डिस्पैच एंड इनवॉइस इन द, ये पीरियड की बात कर रहा है, तो पीरियड की बात तो ये करता है, कट ऑफ करता है, ये देखो ना करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो कट ऑफ का अकरेंस के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। कट ऑफ अफेक्ट होगा तो अकरेंस को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, और कंप्लीटनेस को भी अफेक्ट करेगा। तो कट ऑफ अफेक्ट होगा तो अकरेंस और कंप्लीटनेस को भी अफेक्ट करेगा। वैल्यूएशन की बात नहीं आती वैसे, एक्यूरेसी की बात वो अमाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, लास्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बोलता है रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर
ट्रांसलेशन इवेंट हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन सब जगह हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट। समझ ही गए होंगे बेटा। एक घिसा बेटा सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना एक ही है, क्या वो एसेट खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्जेस वेजेस के अपन ने उसको करना था, उसको कैपिटलाइज करना था, वो जाता कौन से अकाउंट में जाता, वो मशीन खरीदी कौन से अकाउंट में जाता, वो मशीनरी अकाउंट में जाता है ना, मशीन अकाउंट में जाता। हमने कहा भेज दिया उसको वेजेस अकाउंट में, P&L में, है ना। वो बैलेंस शीट में मशीन अकाउंट में जाता, एंट्री मशीन अकाउंट से होती, हमने कैसे एंट्री कर दी, वेजेस अकाउंट, है ना, वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये गलत है। आई बात समझ में। तो क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, हैव बीन क्लासिफाइड इन प्रॉपर अकाउंट। चलो आ जाए एसेट पे। हाँ, सबसे पहले एक्जिस्टेंस की बात करते हैं। 3 चीज़ का नाम ले लेगा हमेशा, बार बार यही नाम चलेंगे बार बार। एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। चलो एसेट लाइबिलिटीज एंड कुछ आया ना आया 3 वर्ड लिख कर आ जाना। आगे का तुम्हारा दिमाग जरूर बता देगा। कोई नंबर नहीं मिलेगा, बीकॉम नहीं है, तुमने 3 वर्ड याद हो, सब में यही लिखना है मेरे को। तो ये कहता है एग्जिस्टेंस, बोलता है एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस बोलता है ये एग्जिस्ट कर रहे हो, खत्म हो गई बात। ज़्यादा क्या बोलेगा वो, ज़्यादा नहीं बोलेगा वो, ठीक है, जितना रिलेवेंट है उतना ही बोलेगा। राइट एंड ऑब्लिगेशन बोलता है, हटा दो भी, इसको हटा देते हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता है अपन को, पढ़ लेंगे बाद में एग्जाम। मैं भी तुम्हें एग्जाम्पल से ही पढ़ा रहा हूँ, बिना एग्जाम्पल के नहीं पढ़ा रहा। चलो राइट एंड ऑब्लिगेशन। अब जो भी एसेट अपन ने खरीदी है उस पर अपना क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। द एंटिटी होल्ड और कंट्रोल द राइट टू, एंटिटी होल्ड राइट टू, वापस तीनों नाम आ जाएंगे, ठीक है। मेन वर्ड है एंटिटी होल्ड राइट्स, एंटिटी राइट होल्ड करता हूं, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज होल्ड और कंट्रोल द राइट टू एसेट एंड लाइबिलिटीज टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, उसका मतलब ही ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे, किसी को देने का ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी कहलाता है। चलो ऑल एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, सेम वही ट्रांसलेशन इवेंट वाली लाइन। बढ़ जाओ आगे, समझ गए ना, कंप्लीटनेस। जिसको भी रिकॉर्ड होना चाहिए था सब रिकॉर्ड हुई है, कोई भी एसेट मिसिंग नहीं है, कोई भी ऐसी एसेट नहीं है जिसको तुमने खरीद लिया मगर तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। दिव्या समझ में आ रहा है बेटा, क्या नोट्स बना रहे क्या तू, लिख रहा है ना इसको, कोई दूसरी पढ़ाई तो नहीं कर रहा ना तू, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो अकाउंट्स वगैरह के। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन लास्ट। एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट अमाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हो एप्रोप्रिएट अमाउंट में, बेटा उसकी लाइन याद है ना ट्रांसलेशन की, सेम कॉपी करना है, एक्यूरेसी वाली लाइन, ठीक है। एंड एनी रिजल्टिंग वैल्यूएशन और एलोकेशन एडजस्टमेंट आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एप्रोप्रिएट अमाउंट। एप्रोप्रिएट अमाउंट वर्ड लिखा है, वो तो तुम समझते हो, सही अमाउंट पे रिकॉर्ड किया गया हो, जो अमाउंट पे लाए थे, जो अमाउंट आना चाहिए, जैसे एसेट के अंदर इंस्टॉलेशन चार्ज भी आना चाहिए तो वो जोड़ करके दिखाया है ना। एसेट के अंदर से 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लेस होना चाहिए था, उसके बाद वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, तो वैसे ही दिखाया है, ठीक है। WDV कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ पर कैसे वैल्यू करते हैं, PPE का वैल्यूएशन हमें S10 ने सिखाया है, तो वैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टॉक का वैल्यूएशन हमें S2 ने सिखाया है, वैसे हम वैल्यू कर रहे हैं, ठीक। चलो, एंड एनी रिजल्टिंग वैल्यूएशन और एलोकेशन एडजस्टमेंट्स आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। एलोकेशन एडजस्टमेंट, भाई क्या क्या चीज़ें इसको एलोकेट होगी। आज बिल्डिंग बन रही है अपनी, तो बिल्डिंग में कौन कौन से खर्चे अपन एलोकेट करें, कौन से खर्चे बिल्डिंग के, अपने कुछ वर्कर काम करें बिल्डिंग के अंदर, अपने वर्कर जो काम कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, वो फैक्ट्री में काम करे तो वेजेस में जाएगा, फिर जब वो बिल्डिंग का काम करेंगे तो वो वाला पोर्शन, बिल्डिंग वाला पोर्शन वो वहाँ एलोकेट होगा, ठीक है। और साथ में स्टॉक की बात कर लो, अभी स्टॉक अपन बना रहे, माल अपन बना रहे, तो कौन कौन से खर्चे उसको एलोकेट करने, वो कैसे अपन एलोकेट करने, पूरा अपन कॉस्टिंग के अंदर पड़ के आए, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपन पूरा एलोकेट करते हैं, तो एलोकेट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एलोकेशन एडजस्टमेंट आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, क्योंकि एलोकेशन सही होगा ना बेटा तो स्टॉक की वैल्यू भी, तुम जो माल बना रहे हो, फिनिश गुड्स बना रहे हो, उसकी वैल्यू भी सही आएगी, ठीक है। खरीद के तो ही ला रहे हो तुम लोग, तो अगर तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग हो बना रहे हो तो फिर तो एलोकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए उसका। हाँ, खरीद के ला रहे हो तो फिर अलग बात है, फिर खरीद के लाने में भी डिपेंड करता है कि जब माल खरीद के लाएंगे तो कौन कौन से खर्चे जुड़ेंगे उसमें, पता है ना। ये अपन पढ़े थे वो मटेरियल के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के अंदर एक पूरा स्टार्टिंग में टेबल पढ़े थे पूरा,
कि जब तुम माल खरीद के लाते हो उस पर तुम टैक्स देते हो, उसका इनपुट मिलता है, ठीक है, तो उसको कॉस्ट में नहीं जोड़ते क्योंकि तो मिलेगा तुम्हें। साथ में कोई डिस्काउंट वगैरह होता है तो लेस करके दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे सेल की बात कर लो, सेल के अंदर भी अगर मैंने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो 10,000 की सेल है, 1,000 का डिस्काउंट है, तो कैसे दिखाऊं? 9 दिखाऊं सेल या 10 दिखाऊं? चलो बताओ। चलो मेरी बात सुनो, 10,000 की सेल है, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, 1,000 का कैश डिस्काउंट है, 8 दिखाओ या 10 दिखाओ कि 9 दिखाओ? तो तुम्हें पता है ना कि क्या चीज़ जोड़ना है, क्या चीज़ हटाना है ना। ये बात आती है, ये तो अभी अपन बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये एक्यूरेसी के अंदर बात आती है, ठीक है। अब बराबर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सेल के अमाउंट के अंदर मैं 10,000 की जगह 9 रिकॉर्ड करूँगा, TD लेस करूँगा, CD लेस नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 9 दिखाऊंगा सेल, अब 1 ज़्यादा दिखा दिया, वो तो मैंने लिया ही नहीं है, तो फिर वो P&L के अंदर डेबिट साइड में हाँ खर्चे के नाम से आ जाएगा, सही है, खर्चे के नाम से डिस्काउंट। चलो आ जाओ। असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। सबसे पहला, occurrence and right and obligation disclose event transaction other matters have occurred and pertain to the entity। AS 18 पढ़े हो? 18 कौन सा है? वो तो रिलेटेड पार्ट। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग में वही सेगमेंट दिखाऊंगा जो मेरे है ना। दूसरा सेगमेंट भी दिखा सकता हूँ जो मेरे है ही नहीं, किसी और के भी दिखा सकते हैं अपन, नहीं ना, अपने दिखाएंगे ना उसमें। हाँ चलो, अभी AS 18 रिलेटेड पार्टी कौन से ट्रांसैक्शन दिखाऊंगा? वही जो रिलेटेड पार्टी के साथ हुए एक्चुअल में, है ना। जो हुए ही नहीं वो भी दिखाऊंगा क्या? नहीं, मतलब ही नहीं है। और जो हुए हैं उसे छुपाना भी नहीं है, ठीक है। जो नहीं हुए उसे दिखाना भी नहीं है, जो हुए हैं उसे छुपाना भी नहीं, ठीक है। प्रॉपर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज इवेंट ट्रांसैक्शन एंड अदर मैटर्स हैव अकर्ड, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन, एंड पर्टेन टू द एंटिटी, जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग। सही है एग्जाम्पल? हाँ, अब एस पढ़े हो तो तुम्हें एग्जाम्पल समझ में भी आ रहे हैं। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर, डिस्क्लोजर के अंदर सेगमेंट के बारे में दिखाते बन, कैसे दिखाते तुम्हें पता ही होगा, अलग अलग तरीके उसके होते दिखाने के। जैसे मेरे को पता नहीं है, मैं तो भूल चुका हूँ। जोग्राफिकल और क्या, अच्छा बिजनेस के हिसाब से होते हैं, सर्विस कैसी है, ये सब कुछ। ठीक है चलो, मतलब तुम लोग समझते हो ये बातें, ठीक है। मैं भी पढ़ूंगा AS 18 और मैं भी समझूंगा इन चीज़ों को। तो तुम्हें पता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर अलग अलग सेगमेंट किस तरीके से दिखाते हैं, दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है, जो सूटेबल हो उसके लिए। अब अकरेंस और डायरेक्ट ऑब्लिगेशन हो गया। हाँ, उसके बाद कंप्लीटनेस, यानी क्या होता है असल में, होता पता है क्या है, जो भी तुम एसेट लायबिलिटी दिखाते हो ना, हाँ, उसका डिस्क्लोजर दे दिया नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। हाँ समझ गए? जैसे अपन ने एक चीज़ देखी अभी ऊपर ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, वो डेटर का एजिंग भी बनाना पड़ता है, डेटर को क्लासीफाई भी करना पड़ता है, स्टॉक को क्या डायरेक्ट दिखा दो स्टॉक, ऐसा पूरा बताना पड़ता है स्टॉक के बारे में। हाँ, स्टॉक कहाँ से, मतलब पूरा स्टॉक के बारे में, कौन सा है, क्या है, क्या नहीं है, स्टॉक क्या है, WIP क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, सब बताना पड़ता है डिटेल में, ठीक है। फिर उसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक। तो कई सारे नाटक होते हैं, कई सारे लोचे होते हैं। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे दिखाना पड़ता है डिस्क्लोजर। तो हर एसेट, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, P&L के आइटम भी ऐसी होती है जिसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने तुम्हें कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन, ठीक है, RPT, तो RPT के लिए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनसे निकलते हैं ये एसेट और लाइबिलिटी और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के आइटम और P&L के आइटम से निकलते हैं सारे डिस्क्लोजर, इसलिए उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे कंप्लीटनेस आया, ऑल डिस्क्लोजर दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इंक्लूडेड। कंप्लीटनेस बोलेगा सारे डिस्क्लोजर जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। जैसे अपन पढ़े थे ऊपर कि 5% से ज़्यादा इक्विटी किसी के पास भी हो कंपनी के अंदर, कौन है वो बंदा, ठीक है, कितने शेयर है उसके पास, वो बराबर बताने पड़ते हैं। उसके बाद इतने शेयर है, इतने % होल्डिंग है उसकी, ठीक है। 1% से ज़्यादा किसका, 1% रेवेन्यू का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का। 1% से ज़्यादा, 1% या उससे ज़्यादा 1 लाख, ठीक है, 1% और 1 लाख, विच एवर इज
हायर, ठीक है, हायर, लोअर नहीं, चक्कर बढ़ जाएगा नहीं, लोअर में तो बहुत चक्कर बढ़ जाएगा, छोटे मोटे बंदे होंगे बेचारे गरीब लोग, उनको भी दिखाना पड़ जाएगा। तो विच एवर हायर में क्या होगा, हमें वो सारे एक्सपेंस के अमाउंट दिखाने पड़ेंगे, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी दिखाना है वो सारी चीज़ें हमने दिखाई है बराबर प्रॉपरली, वो बात है कंप्लीटनेस, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोजर्स आर क्लियरली एक्सप्रेस। मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा, ये देखो किसके अंदर है, अपन स्टॉक 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 व्यू फाइन, ये देखो ये बोरिंग ही आ रही थी, चलो बोरिंग ही देख लो, आ जाओ। बोरिंग को ऐसे दिखाना पड़ता है, देखो ये मैं तुम्हें बता दूं पहले, दैट बोरिंग हैव प्रेजेंटेड क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल, वही AFRF के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सारी AFRF की कंप्लीट करनी होती है उनको, ठीक है। कंपनी से 2013 और फिर एप्लीकेबल जो भी गैप वगैरह अपने एप्लीकेबल है, ठीक है, सबके हिसाब से। तो कंपनी से एक्ट की रिक्वायरमेंट, इंड एस की रिक्वायरमेंट, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। अरे AFRF क्या है यार, पढ़े हो ना तुम लोग, 3 चीज़ आती है ना AFRF के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल, नेचर ऑफ एंटिटी, ऑब्जेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉ और रेगुलेशन, सब आ गए ना। हाँ चल, तो ये इंड एस लॉ और रेगुलेशन का पार्ट है, कंपनी से लॉ और रेगुलेशन का पार्ट है, ठीक है। लॉन्ग ऐसे दिखाना पड़ता है, ऐसे देखो ये लिखा है यहाँ पर, डिस्क्लोज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग, ऐसे दिखाना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। कैसे क्लासीफाई, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग को अलग दिखाना पड़ता है, उसमें लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये बॉन्ड एंड डिबेंचर, टर्म लोन, सब तुम्हें याद रखने बेटा। ये ऐसा टर्म लोन अलग करना पड़ता है, डिफर्ड पेमेंट, ये डिपॉजिट अलग, लोन एडवांस, ये लॉन्ग टर्म, ये सब याद करने बन को। चैप्टर 5 ऐसा चैप्टर है ये जिस दिन स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, एग्जाम तक भी खत्म नहीं होगा ये। आप कह रहे थे 1 हफ्ते में करा दोगे बेटा मैं तो तुम्हें 1 हफ्ते से पहले ही करा दूंगा कंप्लीट ये, मगर चक्कर बताया क्या है कि ये चैप्टर ऐसे पढ़ने का होता ही नहीं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 पता है कैसे पढ़ते हैं, जैसे एक एक उठा लिया टॉपिक, स्टॉक उठा लिया, स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं एक दिन, दूसरे दिन ये उठा लिया डेटर, तीसरे दिन क्रेडिटर, फिर ये ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, क्योंकि ये पूरा पढ़ते एक सारे चैप्टर है ना। अब क्या करूँ, मैं ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा कि चलो आज चैप्टर 5 में से स्टॉक ले लिया, स्टॉक पढ़ लिया, अब नया चैप्टर पढ़ते, ठीक है। मान लो मैं तो पढ़ाऊँ चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, तो मैंने स्टॉक पढ़ा दिया, कंप्लीशन रिव्यू पढ़ने बैठ गए, फिर डेटा पढ़ाया, वो कंप्लीट होने के बाद फिर वो पढ़ने बैठ गया कंप्लीशन रिव्यू, ऐसे ये एक एक पढ़ते जा रहे हैं और जो चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरे को ये चैप्टर तुम्हें एक बार में ही बनाना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट इसकी वीडियो ही बन जाए आपकी, मगर ये चैप्टर ऐसे पढ़ने का होता ही नहीं। ये अगर तुम ऐसा सोचो ना मैं एक बार में पूरा चैप्टर नंबर 5 निपटा लूँ, चैप्टर नंबर 5 अरे क्या पहाड़ है, तो ठीक है, वो पहाड़ भी कोई सिंपल पहाड़ नहीं है, चिकना पहाड़ है, ठीक है, फिसल जाओगे तो दिमाग लगा के चलना है तुम्हें, ठीक है, बहुत खतरनाक है बेटा। देखो क्लासिफिकेशन खत्म होने के नाम नहीं ले रहे, उसके बाद फिर ये अलग नौटंकी चालू हो गई, फिर ये 0.4 अलग आ गया, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7, चलो अभी ज़िंदगी बची थी तो ये नया काम शुरू हुआ, ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये नई शुरू हो गई। अभी समझिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसे स्टॉक के अंदर होता है क्लासिफिकेशन। ये whether inventory has been classified as, इन्वेंट्री को ऐसे इन्वेंट्री क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें, बोर्ड तो दिखा ही चुका, और इन्वेंट्री थोड़ा इजी रहता है, जैसे रॉ मटेरियल अलग करो, WIP अलग बताओ, फिनिश गुड्स अलग बताओ, स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल्स, ये गुड्स इन ट्रांसिट अलग से दिखाओ, ट्रांसिट में कितना माल पड़ा है, ठीक है, इसमें इतनी सारी कहानी चलती है, आई बात समझ में। तो इन सबको अलग अलग दिखाना पड़ता है स्टॉक के अंदर। अब कुछ टीचर बोलते हैं चैप्टर नंबर 5 के लिए कि छोड़ के चले जाओ, और आज तक बच्चे यही काम करते हैं, छोड़ के चले जाओ,
अरे यही काम आएगा, यही काम जैसे ही इंटर कंप्लीट करके आर्टिकलशिप में जाओगे ना, यही काम आना है। अरे चेक तो यही करोगे, कैसे करोगे चेक, पता ही नहीं है कुछ पढ़ के। चैप्टर नंबर 5 तो छोड़ के गए थे, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बोला जाए आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर। हमने कहा यार पीडीएफ निकालना पड़ा चैप्टर नंबर 5 की, पीडीएफ निकाल के इसमें क्या क्या चेक करूँ। अरे यही काम आएगा, इसको काय को छोड़ो, पढ़ो ना, इसको पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, तरीके से पढ़ो, समझ के पढ़ो। ये काम तो तुम्हें यही आना है। तुम वहाँ ऑडिट जाके करोगे क्या वहाँ पर, तुम्हें पता ही नहीं इन्वेंट्री में क्या चेक करूँ। अरे तुम्हें यही पता नहीं है इन्वेंट्री में चेक में क्या करूँ, ठीक है, तो काम क्या करोगे। हाँ अच्छा, तो मैं सीए ऐसे बोलेगा मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ तेरे को, तू कम से कम थियरी तो पढ़ के आ, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाऊंगा। हाँ, मैं वर्ड यूज करना शुरू कर दूंगा, अभी टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा तो समझ में नहीं आएंगे, तो मतलब क्या है उसका, ठीक है। इसलिए सबसे काम का चैप्टर है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये चैप्टर छोड़कर जाओ, ठीक है। और अपना पढ़ने का तरीका भी इसका अलग ही होगा बिल्कुल। हाँ, सब याद होता है उसको। अरे याद करना ही क्या है, तुम ऐसे बोलोगे क्या कि मम्मी को क्या पता कौन सी सब्जी में क्या क्या चीजें डलेगी, उन्होंने तो हर सब्जी का लिख रखा है कि भाई आज गोभी की सब्जी बनानी है तो पूरा लिख रखा है। ऐसा कितने ज्ञानी होते हैं यार, वो कोई सी बनवा लो, मिठाई बनवा लो, मिठाई में बता देंगे। ऐसे नहीं बोले नमक दाल मिर्ची दाल मिठाई में, उनको पता है शक्कर डालना है इसमें, ठीक है, किसमें शक्कर डलेगी ये बता देंगे, किसमें क्या डलेगा वो बता देंगे। क्यों बताएंगे, अरे वो कर रहे हैं काम, ठीक है। तुम्हारी मम्मी को याद करना ही नहीं पड़ा, और ना ही वो कभी करेंगे, और ना ही कभी वो लिस्ट बनाएंगे। और तो और कुछ नई रेसिपी देख लेंगे ना, अभी वो यूट्यूब पे देख रहे हैं मस्त बैठ करके, वो हमारे घर में करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। मम्मी देखती रहती है, वाइफ बनाती रहती है, नहीं मम्मी बनाती है कभी कभी। अब मेरी मम्मी देखती रहेगी, सारी रेसिपी ऐसे देख ली, मतलब बीवी ने देख ली, पूरा देख लिया, बस मोबाइल रख दिया और शुरू। अब उनको याद रह जाता है ना, उनका काम ही ये है, तो उनको याद रह जाता है। ऐसे सीए को भी याद रह जाता है कोई नई चीज़ आती है तो, कि उसमें क्या क्या चेक करना है। तो तुम्हारा काम है, तुम्हें अपने आप याद है, तुम्हें रटना तो नहीं पड़ेगा। तुम्हें अभी रटना क्यों पड़ रहा है, उल्टा काम कर रहे हो तुम, पहले पढ़ रहे हो बाद में करोगे काम, पहले कर लिए होते। तुम तो ऐसे फैमिलियर होते, हाँ हाँ पता है इन्वेंट्री में यही करना होता है, यही करता हूं मैं, ठीक है, मेरे को पता है। चलो क्लासिफिकेशन समझ गया, क्लासिफिकेशन समझ गए सारे बच्चे, क्लासिफिकेशन दिखाया अभी। अब ये समझ लो ये क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अरे समझ में आना चाहिए यूजर को। तुम मराठी लिखने शुरू हो गए, ऐसे डिजाइन बनाना शुरू कर दिया तुमने अलग अलग, या चाइनीज भाषा की शुरुआत कर दी, ऐसे लाइन वाइन बनाकर ऐसे कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। आधी भाषा चाइनीज में लिखी हुई आ गई, उसको समझ में थोड़ी आएगा भाई। हाँ, अरे बोरोइंग तुमने किया है कहीं से, तो बोरोइंग के अंदर तुम्हें वो दिखाना है, मान लो किससे लिया है माल, लेंडर कौन है, मतलब किससे रुपया लिया है बंदे, तो लेंडर का नाम ढंग से दिखाओ ना तुम लोग, ठीक है। पता ही नहीं पड़ रहा लेंडर कौन है। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझ सके को इसको पढ़ के, ऊपर से न जाए उसके, ठीक है, या समझ में नहीं आया लिखा गया है उसने। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोजर्स आर क्लियरली एक्सप्रेस। भाई एक एक डिस्क्लोजर को क्लियरली एक्सप्रेस करो ताकि यूजर को समझ में भी आए, कोई चीजें गायब वायब ना हो बीच में से, जिसका उसको लिंक ना बैठ रहा हो, सीक्वेंस ना बैठ रहा हो, उसको समझ में ना आए इसके बाद ये क्या आ गया, ठीक है। जैसे बहुत सी बार हमारे साथ बुक में होता है। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन लास्ट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर डिस्क्लोज फेयरली एंड एप्रोप्रिएट अमाउंट, खत्म। क्या बोलता है, द ऑर्डर में चूज टू कंबाइन, बहुत शानदार लाइन बोलता है भाई, बहुत मजा आएगा इसमें। पहला ये पढ़ो ऊपर, द ऑर्डर में यूज द assertion as described और may express them differently provided। लगाओ टिक लगाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, काय को छोड़े इसको, सबसे बढ़िया चीज़ है क्या, ऑर्डर में यूज द assertion as described above और may express them differently। तुम्हारी मर्जी पड़े, अलग एक्सप्रेस करो उसको, ठीक है। थोड़ी हम तुम्हारे पीछे पड़ के ऐसे एक्सप्रेस करो जैसे हमने बताया। प्रोवाइडेड ऑल एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब अबव हैव बीन कवर्ड। कितना प्यारी लाइन बोलता है यार, आत्मा खुश हो जाए अपनी। बोलता है तुम्हें जिस नाम से बुलाना है बुलाओ यार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तुम्हें जिस नाम से बुलाना है बुलाओ, तुम्हें जैसे एक्सप्रेस करना है करो, जैसे एक्सप्रेस करना है करो, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, समझ में आया। एग्जाम की बात नहीं कर रहा, एग्जाम में अलग एक्सप्रेस करो, हाँ
राइट ऑब्लिगेशन में तुम कुछ और अलग ही एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, मेरा अधिकार, आधार, आ जाओ बेटा एग्जाम में सही से एक्सप्रेस करना। तुम बोलो मैं तो असर्शन को हिंदी में ही बोलूंगा, मेरी मर्जी, अब भले पेपर हिंदी का हो, मेरा अधिकार, राइट एंड ऑब्लिगेशन को मेरा। भैया ऐसा नहीं करना यार, तुम्हें एक्सप्रेस, वो कह रहा है प्रैक्टिकली तुम कैसे भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक। लेकिन कमाल की बात ये, एक्सप्रेस कैसे भी करो, कवर तो सारे करने ऊपर जितने बताया तुम्हें, कवर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब अबव हैव बीन कवर, कैसे भी तुम एक्सप्रेस करो, ऊपर जितने बताए वो सब कवर होने चाहिए, ठीक है। लिखा है द ऑर्डर में चूज टू कंबाइन द असर्शन अबाउट ट्रांसैक्शन एंड इवेंट विद द असर्शन अबाउट। बहुत शानदार एग्जांपल है बेटा, बहुत शानदार एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, 3 टिक लगाऊंगा इस पे तुम्हें। मतलब क्या, क्या मैं हर असर्शन को अलग अलग चेक करूं? मैं ऐसे कंबाइन करके कर सकता हूं चेक? अलग करो ना यार। हाँ, सेल और डेटा को साथ में चेक कर लो, सेल चेक करते जा रहे हो, हाथ और डेटा से ही मैच कर लो उसको। पहले सेल कर रहे हो, फिर डेटा करोगे तो डेटा के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? सेल और पेमेंट जो आया उसका बैंक स्टेटमेंट वगैरह साथ में कर लो ना। सेल और बैंक, सेल, परचेस, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, डेटर, क्रेडिटर, जैसे जोड़ना हो, जिसको जोड़ के चेक करना हो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर ऑर्डर में चूज टू कंबाइन, ऑर्डर कंबाइन करना चाहे तो कर सकता है। द असर्शन अबाउट ट्रांसैक्शन इवेंट विद द असर्शन, कोई से भी असर्शन को तुम लोग ऐसे कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है when making assertion about a financial statement to certain entities especially for example where the government is a major stakeholder, ये कह रहा है when making assertion, बहुत अच्छी लाइन बोलता है, ये भी अच्छी लाइन बोलता है, ये भी टिक लगाएंगे। हाँ, when making assertion about the financial statement of certain entities, जैसे especially for example where the government is a major stakeholder, बेटा जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर हो, more than 51% शेयर हो, 51 या उससे ज़्यादा, ठीक है, not less than 51%, तो फिर वो क्या हो गया? PSU हो गया, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चल बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आता है बात। इन एडिशन टू दोज असर्शन, ऊपर जो बताया, ठीक है, इन एडिशन टू दोज असर्शंस मैनेजमेंट में ऑफर असर्ट दैट ट्रांजैक्शन इवेंट हैव बीन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद लेजिस्लेशन और प्रॉपर अथॉरिटी। ऊपर बताए हुए असर्शन के साथ मैनेजमेंट तुम्हें एक बात और बताना चाहता है, मतलब असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तुम्हें एसेट बताकर, सुनना मेरी बात सुनना, मैनेजमेंट तुम्हें एसेट बताकर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो कंप्लीट है, वो एग्जिस्ट करता है, कट ऑफ सही है, ये सब बताता है ना तुम्हें। ऐसे ही जब थोड़ा डिफरेंट तरह की एंटिटी है, जैसे मान लो गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर है और PSU है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जैसे PSU है मान लो, तो PSU में मैनेजमेंट तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता है, क्या, कि हर चीज़ किसके हिसाब से की गई है? मैनेजमेंट में ऑफन assert that transaction event have been carried out in accordance with, यही बताना चाह रहा है तुम्हें वो, कि लेजिस्लेशन और प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही काम किया गया है। तो क्या होता है, कभी कभी लॉ तुमसे थोड़ा एडिशनल चीज़ की रिक्वायरमेंट कर लेता है, जैसे तुमने देखा ना इंटरनल कंट्रोल के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 उसका आई, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ऑर्डर को कमेंट करना है, ठीक है, रिपोर्ट करना है उसको बताना है कि क्या वो एप्रोप्रिएट है और क्या इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, है ना, पढ़े ना अपन ऊपर चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो बताना है ऑडिटर को, तो बताना है। ऐसे तुम लोग पढ़ोगे आगे चैप्टर के अंदर कारो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कारो 2020, ठीक है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, उसमें 21 पॉइंट है, कारो के अंदर 21 पॉइंट। ऑडिटर को हर एक 21 पॉइंट में, हर एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 सब पे रिपोर्ट करना होता है। वो पूछेगा कारो कि भाई ऐसा हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, ये कंपनी है क्या, इसने ये ट्रांसैक्शन किया है, इसने लोन दिया है क्या, इसने लोन लिया है क्या, दिया है क्या, हाँ दिया है, किसको दिया है पूरा बताओ, फिर डिस्क्लोजर बताओ। कारो ने जैसा बोला है, नहीं दिया मना कर दो भाई, नहीं दिया सर, नहीं दिया तो ये भी लिखना पड़ेगा कि नहीं दिया, हाँ लिखना पड़ेगा भाई, पूरे 21 पॉइंट में तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कारो की रिक्वायरमेंट है कंपनी से एक्ट में, ठीक है, मगर तुम कंपनी लॉ में नहीं पढ़ते यहाँ ऑडिट में होती कंपनी लॉ की है, पढ़ते अपन ऑडिट में। ये तुम एक चैप्टर के अंदर पढ़ते, इसका नाम था कंपनी ऑडिट, वो चैप्टर इन्होंने हटा दिया, चैप्टर हटा दिया कंपनी ऑडिट, कारो नहीं हटाया, कारो था कंपनी ऑडिट के अंदर। अब कंपनी ऑडिट तुम पढ़ के आ गए ना, लॉ में पढ़ा तुमने कंपनी ऑडिट, है ना।
तो कंबाइंड ऑडिट पहले यहाँ पर भी था, लो में भी था, दोनों तरफ थे कंबाइंड ऑडिट, ठीक है। लो में तो रखा, ऑडिट में से हटा दिया। कारो नहीं हटाया, कारो अभी भी है, ठीक है। आएगा कारो, पता पड़ेगा तुम्हें कारो क्या होता है। तो भाई फिर कारो में भी रिपोर्ट करना होता है। सच असर्शन मे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। फिर हमारी ऑडिट में मतलब अगर लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर हमारी ऑडिट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। मे फॉल हो सकता है वो किस में आ जाए, मे फॉल, मे वर्ड लिखा है, मे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ, मे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के स्कोप में आ सकता है वो, ठीक है। तो क्या लिखा है, समझ में आई बात। When making assertions about the financial statement of certain entities, जैसे स्पेशली PSU गवर्नमेंट कंपनी, in addition to those assertions set out in to management may offer, तो बहुत सी बार assertion करती है मैनेजमेंट, जो assert करती है बताती है, उसमें ऊपर जो थे उसके अलावा ये भी आते, अलग से assertion भी आ सकते हैं, ठीक है। क्या, जैसे मान लो हमने ट्रांसलेशन इवेंट को किया है इन अकॉर्डेंस विद लेजिस्लेशन और, ठीक है। ये अब तुम्हें एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि भाई क्या होता है एजर्शन, क्या होता है। तो यहां पर बता रहे हैं तुम्हें कि अगर मान लो हमने कैश इन हैंड दिखा रखा है 10,000, तो हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं द फर्म कंसर्न हैड 10,000 इन हैंड। उनके पास 10,000 रुपये थे जब दिखाया ना 10,000, 31 मार्च को 10,000 रुपये थे उनके पास, ठीक है। और अभी वैलिड नोट और कॉइन, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहे थे, 10,000 रुपये थे और सही वैल्यूएशन किया इन लोगों ने। दैट द कैश वॉज फ्री एंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। ये क्या मतलब होता है कैश वॉज फ्री का, कि हम मालिक थे, उसका राइट एंड ऑब्लिगेशन हमारा था, ये मतलब होता है फ्री का। फ्री का मतलब क्या होगा, कैश फ्री है, ले जाओ जिसको भी ले जाना है, ऐसा भीड़ लग जाएगी। कैश फ्री का मतलब होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर, बेटा मालिक के ऊपर नहीं होती रेस्ट्रिक्शन, याद रखना। मालिक के लिए, जो प्रोडक्ट का मालिक है ना, उसके लिए वो चीज़ फ्री होती है, फ्री टू यूज़, जैसे यूज़ करना चाहे कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आई बात समझ में, ये मतलब होता है फ्री का, राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो कैश वॉज फ्री, समझ गए फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री टू यूज़ एंड अवेलेबल फॉर, एंड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ कैश बैलेंस आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे ऑन विच द बैलेंस शीट इज ड्रॉन अप। सेम अमाउंट दिखाया, आइडेंटिकल अमाउंट, जितना रुपया था ना और जो उसकी वैल्यूएशन थी सेम वही वैल्यूएशन दिखाई है, ठीक है। तो रुपया था भी सही, एग्जिस्ट भी कर रहा था, हम उसके मालिक भी थे, राइट एंड ऑब्लिगेशन, उसका अमाउंट हमने वैल्यूएशन भी उसकी सही दिखाई हमने, तो ये सब चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीट भी था वो, 10,000 से 10 ही दिखाया हमने, ठीक है। ऐसे नहीं 10 था हमने 9 दिखा दिया। उसके बाद बोलता है प्लान एंड मशीनरी। अगर उन्होंने प्लान एंड मशीनरी दिखा रखी है तो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, फर्म क्या कहना चाह रही है, द फर्म ऑन्स, ये फर्म कहना चाह रही है इम्प्लिसिटली, ये सारे इम्प्लिसिट वाले। फर्म तो ये दिखाएगी ना, अरे एंटिटी तो ये दिखाएगा, ये दिखाकर वो क्या क्या कहना चाह रहा है मन को, मन की बातें, ठीक है। इम्प्लिसिट, मन ही मन में, ना बोले बिना वो ये सब बातें कर जाता है, ठीक है। चुप रहकर ये सारी बातें कर जाता है मैनेजमेंट। फर्म ऑन्स, बेटा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चुप रहकर मैनेजमेंट सारी बातें कर जाता है और हमें ये सारी बातें समझनी है। फर्म ऑन्स द प्लान एंड मशीनरी, प्लान एंड मशीनरी दिखाई, हम ऑन करते हैं, मालिक है उसके। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्लान एंड मशीनरी इज 2 लाख, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 2 लाख थी, ठीक है। प्लान एंड मशीनरी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही थी। एसेट इज बीइंग यूटिलाइज इन द बिजनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात है, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो एसेट है भी से यूज़ भी करे उसका अपन, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसेट 83,000 डेट और 30,000 रिलेट टू द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द अकाउंट आर ड्रॉन अप। वैल्यूएशन की बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन बराबर दिखाओगे तो वैल्यू सही आएगी। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड बेसिस एंड कैलकुलेशन इज करेक्ट। वापस एक्यूरेसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अभी हमने तुम्हें ऊपर जो दिखाया, बहुत अच्छी बात बोलता है, द इंसिडेंटली द असर्शन आर जनरली, इंसिडेंटल तो मतलब नहीं है, बाकी ये मतलब इसका मतलब है असर्शन जनरली इंप्लाइड होते हैं, ठीक है, जनरली इंप्लाइड होते हैं बस। यानी कि दो सम एक्सप्लिसिट असर्शन, कुछ एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा है हमको,
explicit assertions are made when otherwise the reader will be left with an incomplete picture. It may even be misleading. Explicit assertion तब देना पड़ता है जब ना दे तो बात अधूरी रह जाएगी. हर बात ही मन में नहीं होती. ठीक है, मुस्कुरा दिए, स्माइल दे दी, सारी बातें मन में नहीं होती. कुछ बातें तो बोलनी भी पड़ती. ठीक है, चलो मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की. आ जाओ बेटा. तो एक्सप्लिसिट असर्शंस आर मेड व्हेन अदरवाइज. एक्सप्लिसिट असर्शन तब करने पड़ते हैं जब ना किया जाए तो बात आधी ही रह जाए. ठीक है, ऐसी बातें तो बोलनी ही पड़ेगी जिसको ना बोले तो फिर बात वो कंप्लीट होगी नहीं. ठीक है, वो मन ही मन कंप्लीट नहीं हो सकती. इट में इवन भी हो सकता है मिसलीड कर दे. भाई लड़के ने लड़की से पूछा क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो लड़के से शर्माई और ऐसे चली गई शर्मा. लड़का बहुत खुश भाई साहब, लड़की शर्मा के चली गई. और लड़का भाई पूरा बारात लेकर पहुंचे उसके घर पे. ठीक है, शादी करने के लिए. वो आए बाहर, ना होने वाले ससुर जी, और माथे आ गए उसके. ठीक है, और सारे भाई निकले उसके बाहुबली टाइप 5-10. वो आया क्या है क्या है क्या नाटक है सब पूरा. ठीक है, दूल्हा बन के आया था, धो दिया दूल्हे को. अब लड़के ने कहा यार ये क्या है, तू कुछ बोल नहीं रही और ये वो तो उसने कहा मैं मुस्कुरा, इसका मतलब ये थोड़ी है. तूने कहा पसंद करती तो पसंद में हाँ बोली मैं, मतलब मैं ऐसे मुस्कुरा के चली गई. मैं इस बात में थोड़ी राजी हो गई क्या शादी करने के भी रेडी हूँ तेरे से मैं. तो बैंड बाजा बारात पूरा सब लेकर आ गया भाई यहाँ पर. ऐसा थोड़ी होता है, शादी नहीं करूँगी तेरे से मैं. हाँ, अच्छा लगता है तो अच्छा इंसान है बस. आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड. तो पागल है, बैंड बाजा बारात लेकर आई. एक गाना है, हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आप लेकर आ गए घर मेरे बारात, हद कर दी आपने हद कर दी. पल दो पल का ये सफर. हमारे टाइम की मूवी है, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते मस्त देखते थे, बड़ा मजा आता था. गोविंदा की मूवी, ये सब मूवी में खो गए थे, अपने आपको हीरो समझते थे, हीरोइन ढूंढने में बैठ गए, कहाँ पर ही मिलेगी हीरोइन, कहाँ मिलेगी. चलो बेटा, आपने तो भविष्य बर्बाद किया. पढ़ाई लिखाई करो, यही सबसे बढ़िया, यही जीवन है, यही भविष्य अपना. ठीक है, तो एक्सप्लिसिट असर्शन अगर ऐसे जो ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी और सामने वालों को क्या कर सकती है ना, बारात लेके आ जाएगा. एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सिक्योर लोन दिखा दिया 4 लाख का. तो सिक्योर लोन ये बताएगा कि भाई लोन लिया है, 4 लाख का लिया है, अमाउंट सही है, ये है वो है, ये सब बता देगा. ये बता देगा किससे लिया है. तो अगर ये बताना जरूरी हो, इफ रेलेवेंट, ये बहुत रेलेवेंट हो, ये बताना ही चाहिए अपन को कि किससे लिया है. ठीक है, तो फिर सामने वाला क्या करेगा, एक्सप्लिसिटली बताएगा कि ये बैंक हमने इससे लिया है, इस बैंक से लिया है, यहाँ से लिया है. ठीक, तो जब बताना जरूरी हो लोन किससे लिया है. अरे तुमने छोटी कक्षा में पढ़े थे ना, 12वीं कक्षा में, बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल रेस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन. हाँ, डिविडेंड डिसीजन के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कोई बात नहीं, छोड़ो. तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो बहुत से तरह के हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, इसलिए हमें बताना पड़ता है सामने वाले को कि भाई हमने इससे लोन लिया है, इस तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन रही है उसकी. ठीक है, तो नेम ऑफ द लेंडर, किसने रुपया दिया, ये पता नहीं पड़ता. ये चाल नहीं चल रहा, मुझे लगा इशारे से चलने लग गया, अपग्रेड हो गया पड़ा बड़ा. हाँ बता दे, चलो हाँ याद हो जाएगा पॉइंट. पागल है ऐसे. ये जादू क्लास में बताना था. जादू की अलग से क्लास रखेंगे, इसमें बोर्ड चलाना सिखाएंगे आपको हमारे होनहार बच्चे. द नेम ऑफ द लेंडर, द नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड. कहाँ सीखे बेटा ये. चलो हाँ पढ़ लो बोलो. दिव्यांश का टाइम हो रहा है यार बेटा, जाना है उसको, दिव्यांश को खाना वाना भी खाना होगा अभी. रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेएबल. रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेएबल, किस रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं. इसे जनरली अपन लिखते हैं भाई ये अपन ने लोन लिया है एट अ रेट ऑफ दिस, है ना.
वो स्पेसिफिकली वो एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है एट अ रेट ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि तुम नहीं बताओगे तो लोन लेके थोड़ी उसको सपने आ रहे हैं, अच्छा लोन लिया है, हाँ 10% में लिया, 14% में ही लिया होगा, अभी तो यही रेट चल रही है। अरे तुम्हें बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली, एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये एक्सप्लिसिट असर्शन होते हैं। तो एक्सप्लिसिट असर्शन के लिए बोल रहा है ये तब करने पड़ते जब अदरवाइज अगर ये ना किए जाए, ये तब करने पड़ते जब ये ना किए जाए तो रीडर विल लेफ्ट आउट विद पिक्चर, ठीक है। रीडर के सामने इनकम्प्लीट पिक्चर रहेगी और हो सकता है मिसलीड हो जाए, ठीक है। मस्त है, इंग्लिश बोलने का बहुत शानदार तरीका लगता है मेरे को ये, विल लेफ्ट आउट विद, ठीक है। लास्ट अपना नेगेटिव असर्शन, इसके बाद खत्म है असर्शन, है ना। हाँ, आखिरी पार्ट। नेगेटिव असर्शन का मतलब किसी चीज के ना होना वो बताना। जैसे आज अगर मैंने बैलेंस शीट में बिल्डिंग ही नहीं बता रखी तो नहीं है भाई मेरे पास बिल्डिंग, और सर बिना बिल्डिंग का काम कर रहे, हाँ वर्क फ्रॉम होम, हम घर से काम करते हैं और लोगों से भी घर से करवाते हैं, हमारे एम्प्लॉय भी घर से ही करते काम। क्या करूँ भाई, मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता ही नहीं हूँ, तो मैं मेरे घर से पढ़ा रहा हूँ। रुक जा बेटा, घर खराब ना हो जाए, नहीं अभी है टाइम 5 मिनट है ना, देख पूरा धुल जाए उसके बाद रखेंगे। तो भाई ऐसे केस में बिल्डिंग ही नहीं है, और बिल्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे होता है ना, बिना बिल्डिंग के काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हमारे एम्प्लॉय भी घर से काम करते हैं, तो हम अच्छी कोचिंग चल रही है हमारी, लोग पढ़ रहे हैं भाई, भर भर के कोर्स बिक रहे हैं हमारे, 5-10 हज़ार बच्चे खरीद रहे, ठीक है। और हमारे जो ऑनलाइन है पूरा मैनेजमेंट भी पूरा ऑनलाइन ही करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह है वो भी पूरा ऑनलाइन करते हैं, और या तो कुछ चीज़ें हमने आउटसोर्स कर रखी है ना। अब आउटसोर्स जिसको कर रखी है उसका ऑफिस होगा, वो हमारा थोड़ी है, तो बिना बिल्डिंग ही हो गई ना बैलेंस शीट अभी। तो भाई बिल्डिंग नहीं है इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, समझे। बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं है तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि होती तो हम दिखाते, या फिर है तो मगर कौन सी है, रेंटेड है तो रेंटेड है, तब भी हम नहीं दिखा सकते बिल्डिंग तो, ठीक है। आई बात समझ में। तो उसे बोलते हैं नेगेटिव असर्शन। अब ये भी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव असर्शन आर ऑल्सो एनकाउंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी पाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आर ऑल्सो एनकाउंटर्ड, ठीक है, ये भी पाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड द सेम में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और ये भी कैसे होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो नेगेटिव असर्शन को कोई समझा नहीं रहा, ये तो ऐसे कह रहा है नेगेटिव असर्शन में पाए जाते हैं वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड, मतलब नेगेटिव असर्शन की डेफिनेशन नहीं है कुछ भी, ठीक है। मगर नेगेटिव असर्शन क्या होते हैं, किसी चीज के ना होने का असर्शन, ठीक है। देखे जैसे इफ इट इज स्टेटेड डेट, ये एक्सप्लिसिट है बेटा, लिखना चाहो तो लिखना हो तो यहाँ एक्सप्लिसिट, इफ इट इज स्टेटेड डेट देयर इज नो कंटीजेंट लायबिलिटी इट वुड बी एन एक्सप्रेस नेगेटिव असर्शन, ये एक्सप्रेस है यानी कि एक्सप्लिसिट है। अब इम्प्लाइड बताएगा क्या होता है। ऑन द अदर हैंड इफ इन द बैलेंस शीट देयर इज नो आइटम एज बिल्डिंग इट वुड बी एन इम्प्लाइड नेगेटिव असर्शन दैट द एंटिटी डिड नॉट ओन एनी बिल्डिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, भाई एंटिटी के पास बैलेंस शीट डेट पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बैलेंस शीट में तुम्हें बिल्डिंग नहीं दिख रही तो नेगेटिव असर्शन है, इसका मतलब बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। और ये नेगेटिव के अंदर कौन सा है, इम्प्लाइड, ठीक है। और एक एक्सप्लिसिट कौन सा होता है, जैसे वो खुद लिखे कि नो कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी कोई भी नहीं है तो एक्सप्लिसिट है, ठीक है। अब नेगेटिव असर्शन की कोई लिस्ट बना के नहीं देगा एंटिटी, मतलब हर चीज़ नहीं बताएगा, मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास माँ है, मतलब ये कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं है, ऐसा सब लिख लिख के थोड़ी बताएगा वो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सारा ऐसा लिस्ट बना के दे दी। मतलब तुम खुद समझ लो, तुम समझदार हो, जो भी बैलेंस शीट में नहीं है ना वो हमारे पास नहीं है, और जो भी हमें ज़रूर लगता है बताना तो हम बताएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असर्शन कंप्लीट, समाप्त। आज के लिए इतना, बैठे के हमारा आपका दिन मंगल में हो।